दिल्ली में श्रद्धा के मर्डर के बाद 35 टुकड़े करके उसे जंगल में जगह जगह फेंकने की वारदात तो ताजी है, लेकिन नेपाल में इस तरह की वारदात 13 साल पहले ही भी हो चुकी है। ख्याति श्रेष्ठ की हत्या करके उसकी लाश के अनगिनत टुकड़े करके काठमांडू के 17 किलोमीटर के दायरे में जगह जगह फेंक दिए गए थे। नेपाल के इतिहास की शायद यह सबसे खूनी कहानी भी कही जा सकती है। यह ऐसी कहानी है जिसको लेकर पूरे नेपाल में उस समय जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला था। नेपाल के स्कूल और कॉलेजों के छात्र और छात्राओं ने इस घटना को लेकर पूरे देश में तरह तरह से अपना गुस्सा जाहिर किया था। हालात ऐसे बन गए थे कि जिन आरोपियों के नाम इस कत्ल के किस्से से जुड़े हुए थे, उनकी जान तक को खतरा महसूस हो गया था और कोर्ट ले जाते समय पुलिस उनकी हिफाजत के लिए बड़ी चुनौती बनी थी। लोग इस कदर गुस्से में थे कि वह हाथों हाथ इंसाफ पाना चाहते थे। लोग चाहते थे कि आरोपी भीड़ के हत्थे चढ़ जाएं और भीड़ अपना इंसाफ खुद कर ले। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं डीएनएम शो, अपराध की कहानियों का शो। आज की कहानी पड़ोसी राज्य नेपाल की है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए हर दूसरे दिन एक नई अपराध की कहानी लेकर हाजिर होते हैं। आज की कहानी शुरू करते हैं। बात साल 2009 की है। काठमांडू में एक लड़की का मर्डर हुआ और हत्या करने वाला लड़की का जानकार था। इस मर्डर को लेकर नेपाल के लोगों में सरकार और पुलिस को लेकर जबरदस्त गुस्सा था। लोग इंसाफ मांगने सड़कों पर उतर आए थे। कहानी के मुताबिक काठमांडू में वीरेन प्रधान नामक का एक टीचर हुआ करता था। वह मूल रूप से भारत का रहने वाला था। भारत के दार्जिलिंग से वो करीब 20 साल पहले नेपाल चला गया था और वहाँ के एक कॉलेज में साइंस का टीचर बन गया। खाते पीते घर से ताल्लुक रखने वाले वीरेन प्रधान ने जल्दी ही नेपाल में अपना एक घर भी बना लिया और अपने घर के कई हिस्सों को उसने किराए पर उठा दिया था। उसके घर के किराएदारों में से ही एक परिवार था, श्रेष्ठा परिवार। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा उनकी एक बेटी भी थी जो स्कूल में पढ़ रही थी। उसका नाम था ख्याति श्रेष्ठा। ख्याति पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज थी। 10वीं पास करने के बाद ख्याति कॉलेज पहुंची। इसी बीच वीरेन प्रधान ने अपना वो घर बेच दिया, जिसमें ख्याति के परिवार के साथ साथ दूसरे किराएदार भी रह रहे थे। वीरेन के मकान बेचने की वजह से किराएदारों को घर छोड़ना पड़ा। ख्याति श्रेष्ठा का परिवार भी वीरतनगर में जाकर किराए पर रहने लगा, जबकि वीरेन प्रधान किसी दूसरे इलाके में चला गया। इसी बीच बेटी की आगे पढ़ाई की खातिर श्रेष्ठा के माता पिता वीरतनगर से काठमांडू चले गए और वहाँ एक किराए के मकान में रहने लगे और ख्याति का दाखिला जुबिलिएंट कॉलेज रिसर्च सेंटर में करवा दिया। ख्याति अब 12वीं क्लास में पढ़ रही थी। इसी बीच 5 जून 2009 को ख्याति के पास उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया, जिसमें महिलाओं की पत्रिका की तरफ से उसे लकी ड्रा में इनाम मिलने की सूचना दी गई थी। मैसेज में दर्ज इबारत कहती थी कि इनाम के तौर पर उसे 20,000 रुपये के अलावा नेपाल के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल पोखरा जाने का टिकट देने की बात कही गई थी। ख्याति के लिए ये बेहद चौंकाने वाली बात थी। तभी उसके पास एक लड़की की तरफ से कॉल आती है, जिसमें कहा जाता है कि वह अपने इनाम की रकम और पोखरा का टिकट लेने के लिए दोपहर के 1 बजे के आसपास बताए गए पते पर पहुंच जाए।
ख्याति अपने माता पिता को इसकी सूचना देती है। बेटी को 20,000 रुपये मिलने और पोखरा का रिटर्न मिलने की बात से माता पिता भी खुश हो जाते हैं। ख्याति अपने घर के नौकर राम के साथ काठमांडू के पुताली सड़क के पते दिए वक्त पर पहुंच जाती है। नौकर राम उस पते पर ख्याति को पहुंचाकर घर वापस लौट आता है। उस पते पर ख्याति की मुलाकात एक लड़की से होती है, जो लड़की खुद को मैगजीन का प्रतिनिधि बताती है और इनाम के लिए औपचारिकता पूरी करने का हवाला देकर ख्याति को लेकर पास के अपार्टमेंट में चली जाती है। अपार्टमेंट में पहुंचकर ख्याति वहां एक शख्स को बैठे देखती है। उसे उसका चेहरा पहचाना हुआ लगता है और वह चौंक जाती है। वह कोई और नहीं था बल्कि वीरेन प्रधान था, जो कुछ वक्त पहले तक ख्याति के परिवार का मकान मालिक हुआ करता था और ख्याति उसे अंकल अंकल बुलाती थी। वीरेन प्रधान भी ख्याति को देखकर चौंकने का नाटक करता है। थोड़ी बातचीत के बाद वीरेन प्रधान ख्याति को कोल्ड ड्रिंक ऑफर करता है। चूंकि ख्याति पहले से ही वीरेन को पहचानती थी, लिहाजा उसका ऑफर स्वीकार कर लेती है और कोल्ड ड्रिंक बेहिचक पी जाती है। कोल्ड ड्रिंक पीते ही ख्याति बेहोश हो गई, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिली हुई थी। इधर वक्त गुजरता जाता है, दोपहर से शाम हो जाती है, लेकिन ख्याति घर नहीं लौटती। तो उसके घर वाले परेशान होने लगते हैं। अपनी बेटी की तलाश में माता पिता दोनों ही भटकने लगते हैं। तभी शाम के वक्त ख्याति के पिता के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। उस मैसेज को पढ़कर ख्याति के पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि मैसेज में साफ लिखा था कि उन लोगों ने ख्याति को किडनैप कर लिया है। उसकी सलामती के लिए फिरौती के तौर पर 10 लाख नेपाली रुपयों की मांग की गई थी। लेकिन ख्याति के पिता मैसेज का अगला हिस्सा पढ़कर बुरी तरह बेचैन हो जाते हैं। उस संदेश में साफ साफ लिखा था कि अगर इस बारे में किसी को खबर दी तो ख्याति जिंदा नहीं बचेगी। अपनी इकलौती बेटी के इस तरह अगवा किए जाने की इत्तला मिलने के बाद घबराए हुए ख्याति के पिता अपनी पत्नी से बात करते हैं। पति पत्नी इस ऊहापोह में थे कि अगर उन्होंने कहीं इस बारे में पुलिस को बता दिया तो किडनैपर्स उनकी बेटी को मार न डालें, क्योंकि किडनैपिंग और मर्डर के ऐसे अनगिनत किस्से उन्होंने देख और सुन रखे थे। लिहाजा पति पत्नी तय करते हैं कि वह पुलिस को इस किडनैपिंग की इत्तला नहीं देंगे, बल्कि 10 लाख रुपए का इंतजाम करके किडनैपर्स को देंगे, क्योंकि मैसेज में लिखा हुआ था कि पैसों का इंतजाम होने के बाद वह लोग उन्हें आगे का रास्ता बताएंगे। ख्याति के माता पिता पैसों के इंतजाम में जुट जाते हैं। अगली सुबह ख्याति के पिता को एक और मैसेज मिलता है। उस मैसेज के मुताबिक ख्याति के माता पिता को पैसों के साथ एक तय जगह बुटवल पर पहुंचने का निर्देश दिया जाता है। जैसे ही ख्याति के घर वाले बुटवल पहुंचते हैं, उन्हें मैसेज के जरिए बुटवल की जगह चितवन पहुंचने को कहा जाता है। जब ये लोग चितवन पहुंचते हैं तो वहां उन्हें फिर एक मैसेज मिलता है, जिसमें कहा गया था कि अब वो लोग सुनौली पहुंचे। आपको बता दें कि सुनौली भारत नेपाल सीमा पर है, बॉर्डर पर है। ये लोग सुनौली पहुंच जाते हैं। इस मैसेज में एक बात खास तौर पर लिखी हुई थी, जिसके मुताबिक फिरौती लेकर ख्याति के पिता नहीं आएंगे, बल्कि उसकी माँ जाएगी। माँ अपने नौकर राम को साथ लेकर फिरौती के 10 लाख रुपए लेकर बताई गई जगहों पर पहुंचती रही, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह उसे बार बार आने का मैसेज मिलता रहा। सुनौली पहुंचने के बाद ख्याति की मां को फिर एक मैसेज मिलता है कि आप दार्जिलिंग पहुंचिए,
ये लोग बॉर्डर पार करके दार्जिलिंग पहुंच जाते हैं। दार्जिलिंग पहुंचने के बाद उन्हें फिर एक मैसेज मिलता है जिसके मुताबिक उन्होंने काकरभिट्टा पहुंचने को कहा गया। ये दोनों पैसों के साथ काकरभिट्टा पहुंचते हैं। काकरभिट्टा पहुंचते ही उन्हें एक होटल का पता दिया जाता है और बताया जाता है कि आपको कोई आदमी मिलेगा। ख्याति की माँ दिए गए होटल के पते पर पहुंचती है तो वहां उनकी मुलाकात सबसे पहले वीरेन प्रधान से होती है। वह सोचती हैं, लेकिन तभी उनको एक और मैसेज मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि पैसों के साथ नौकर राम को होटल के खास हिस्से में भेजिए। उस मैसेज में साफ साफ लिखा था कि माँ को आने की जरूरत नहीं है। नौकर राम पैसे लेकर होटल के उस हिस्से में पहुंचता है जहां उसे जाने को कहा गया था। वहां राम को एक शख्स मिलता है और वो राम से पैसे ले लेता है। वह कोई और नहीं, वह वीरेन प्रधान ही था। राम वीरेन प्रधान को पहचान लेता है। राम वहां कुछ नहीं कहता है, पैसे देकर लौट आता है। अब ख्याति की माँ को उम्मीद हो जाती है कि पैसे दे दिए हैं तो शायद उनकी बेटी सही सलामत लौट आए। यही सोचते सोचते ख्याति की माँ और उसका नौकर राम वापस काठमांडू लौट आते हैं। अब उनके पास इंतजार के सिवा कुछ नहीं बचा था। एक दिन पूरा निकल जाता है। सुबह से शाम और शाम से रात हो जाती है, लेकिन बेटी वापस नहीं आती है और न ही उसके आने की कोई खबर आती है। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस नंबर से अभी तक मैसेज आ रहे थे, पैसे मिलने के बाद उस नंबर से मैसेज आने भी बंद हो गए। बुरे ख्यालों में डूबे ख्याति के माता पिता परेशान हो जाते हैं, लेकिन उन दोनों को इस बात का भी डर सता रहा था कि अगर गलती से भी पुलिस को बता दिया तो कहीं उनकी बेटी के साथ कोई अनहोनी न हो जाए। लेकिन जब इंतजार लंबा हो गया और उनके बर्दाश्त की हद हो गई, तब मजबूरन माता पिता दोनों पुलिस के पास पहुंचते हैं और अपनी बेटी के अगवा किए जाने की रिपोर्ट लिखवाते हैं। साथ ही पुलिस अफसर को पूरा किस्सा सुना देते हैं। पुलिस उन दोनों से लंबी पूछताछ करती है और ऐसी बातों का खुलासा करने को कहती है जो उन्हें इस प्रकरण के दौरान सबसे अलग और अजीब लगा। तब ख्याति की माँ काकरभिट्टा के उस होटल में वीरेन प्रधान को देखने की बात कहती हैं। वो ये भी कहती हैं कि वीरेन प्रधान को देखकर क्यों चौंकी थी। तब पुलिस शक के आधार पर वीरेन प्रधान के बारे में पता लगाना शुरू करती है। पुलिस को पता चलता है कि वह अपने घर पर नहीं है। इसी बीच पुलिस की एक और टीम वीरेन प्रधान की सारी कुंडली खंगालना शुरू कर देती है। समय गुजरने के साथ ही ख्याति के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था और पुलिस की दौड़ भाग भी खाली जाती दिखाई दे रही थी। तभी पुलिस को काठमांडू से दूर जंगल और वीरान इलाके में इंसानी लाश के टुकड़े मिलने लगते हैं। कहीं हाथ के 2 टुकड़े मिलते हैं तो कहीं पैर के 3 टुकड़े। पुलिस इन टुकड़ों को समेटती रहती है। अब तक ख्याति को लापता हुए 15 दिन गुजर चुके हैं। इसी बीच पुलिस को कुछ राहगीरों ने एक इंसानी सिर मिलने की सूचना पुलिस को दी, जो पूरी तरह खराब हो चुका था। उससे इंसान की पहचान करना मुश्किल नहीं था। पुलिस उस सिर को भी दूसरे इंसानी लाश के टुकड़ों की तरह उठाकर रख देती है। इसी बीच पुलिस को मुखबिर से वीरेन प्रधान का पता चल जाता है और पुलिस दबिश डालकर उसको दबोच लेती है। वीरेन पुलिस के ज़्यादातर सवालों के जवाब तो दे देता है, लेकिन वह उन सवालों का जवाब नहीं दे पाता कि आखिर वह उस होटल में क्यों गया और वहाँ क्या कर रहा था। अभी ये मामला चल ही रहा था, तभी इस मामले की तफ्तीश नेपाल पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दी जाती है।
क्राइम ब्रांच भी वीरेन प्रधान से सख्ती से पूछताछ करती है। पुलिस की सख्ती के बाद वीरेन प्रधान टूट जाता है। फिर वह कहानी सामने आती है जिसने पूरे नेपाल को ही दहलाकर रख दिया। असल में वीरेन प्रधान पैसे वाले परिवार से तो था, काठमांडू में साइंस का टीचर भी था और वहीं से मकान बनवाकर उसमें किराएदार भी रखे थे। उसकी अच्छी खासी कमाई हो रही थी। इसी बीच वीरेन प्रधान को जुए की लत लग गई। वह काठमांडू के कसीनो में जुआ खेलने लगा और खूब जुआ खेलता और हर बार हार जाता। वह काफ़ी रकम हार गया और उस पर अच्छा खासा कर्ज हो गया। उस कर्ज से छुटकारा पाने के लिए वीरेन ने काठमांडू का अपना घर भी बेच दिया और किराए के मकान में रहने लगा। मगर उसका कर्ज फिर भी नहीं उतरा। तब उसने एक जुर्म करने का इरादा किया जिससे वह इतनी रकम उगा सके जिससे उसका कर्ज भी उतर जाए और उसे जुए के लिए रकम भी मिल जाए। जून 2009 से कुछ रोज पहले ही वीरेन को यह पता चलता है कि ख्याति के माता पिता उसे लेकर काठमांडू आ गए हैं और वहां किराए के मकान में रह रहे हैं। लिहाजा वीरेन उनसे मिलने के लिए ख्याति के घर पहुंचता है। यहाँ पहुंचने के बाद वीरेन को पता चलता है कि ख्याति के माता पिता ने अपनी बेटी को लेकर बड़े बड़े सपने पाल रखे हैं। चूंकि वह पढ़ने लिखने में तेज थी, लिहाजा माता पिता ने बच्ची को आगे विदेश में भेजकर पढ़ाने लिखाने का इरादा कर लिया था और इसके लिए उन लोगों ने अपनी कुछ जायदाद भी बेच दी थी। वीरेन प्रधान को जब ये पता चल जाता है कि ख्याति के माता पिता के पास अच्छी खासी रकम मौजूद है तो उसके दिमाग में ख्याति के अपहरण की बुनियाद पड़ती है और तब उसने फिरौती को लिए ख्याति को किडनैप करने का प्लान बनाया। वीरेन की इस साजिश में उसकी एक स्टूडेंट भी शामिल थी जिसका नाम मैरिना साक्या है। इत्तेफाक से वो लड़की 18-19 साल की ही थी और उसी स्कूल में पढ़ती थी जहां वीरेन पढ़ाता था। पैसों का लालच देकर वीरेन ने उस लड़की को अपनी साजिश में शामिल कर लिया और फोन करने के लिए वीरेन ने उस लड़की का इस्तेमाल किया। मैरिना ने ही 5 जून 2009 को ख्याति को फोन करके उसे इनाम जीतने की खबर दी थी और उसे फोन करके अपने पास बुलाया था। ख्याति के वहां पहुंचने के बाद उसे लेकर वीरेन के पास यही लड़की गई थी। कहा जाता है कि मैरिना का किस्सा यहीं तक था। मैरिना के वहां से जाने के बाद वीरेन ने बेहोश ख्याति की गला घोंटकर हत्या की और फिर ख्याति के शरीर के कई टुकड़े किए और उन टुकड़ों को काठमांडू के करीब 17 किलोमीटर के दायरे में अलग अलग हिस्सों में जंगलों और नदियों में ले जाकर फेंक दिया। वीरेन का इरादा यही था कि लाश के टुकड़ों को बीनते बीनते पुलिस परेशान हो जाएगी और अगर वह इन टुकड़ों को आपस में जोड़ेगी भी तो लाश पहचान नहीं सकेगी और पुलिस इसमें उलझकर रह जाएगी। इस मामले का सबसे हैरतअंगेज पहलू यही है कि ख्याति के बेहोश होने के महज 1 घंटे के भीतर ही वीरेन ने उसका कत्ल कर दिया था और हत्या के करीब 4 से 5 घंटों बाद उसने ख्याति की लाश को टुकड़ों में तब्दील कर दिया था और उसके बाद उसने फिरौती का पहला मैसेज किया था। यानी ख्याति को मारने के बाद उसकी सही सलामत वापसी के लिए उसने 10 लाख रुपए की मांग की थी। इस कत्ल के खुलासे के बाद नेपाल के छात्र छात्राओं में जबरदस्त गुस्सा था। वह वीरेन प्रधान और मैरिना साक्या को हाथों हाथ मारकर इंसाफ की गुहार लगा रहे थे। कई बार दोनों को कोर्ट के रास्ते में लोगों ने हमले तक किए जिसकी वजह से पुलिस को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। उधर अदालत ने भी इस मामले में वीरेन और मैरिना साक्या की गिरफ्तारी के बाद बहुत तेजी दिखाई और 1 साल के भीतर ही फैसला सुना दिया। ख्याति को अगवा करने और उसका कत्ल करने के इल्जाम में
वीरेन प्रधान को अदालत ने 39 साल की सज़ा सुनाई, जबकि इस कत्ल के मामले में अदालत ने मैरिना साक्या को 20 साल की सज़ा सुनाई। हालांकि मैरिना साक्या ने अदालत के सामने कहा कि उसे वीरेन ने धमकी दे रखी थी, साथ ही उसे कत्ल के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन अदालत में उसकी इस दलील को नहीं माना गया।